हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स टीचर प्रवीण। और आज हम 1.5 के थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही दे दिया है। अब हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कहता है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ सरकमफ्रेंस से सी। तो हमें पाए को डिफाइन करना है रेशो में ऑफ सरकमफ्रेंस के रेशो में। सरकमफ्रेंस यानी कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है उसका रेशो में। और आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर सेज डी। तो सी अपॉन डी में हमें, जैसे कि पाए जो होता है, हम सबको पता है पाए एक इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि जब हम पाए को लिखते हैं तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करने के बाद 3.14 एंड सो ऑन, ये एक ऐसा वैल्यू है जो टर्मिनेट नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। तो इस तरीके के जब भी पाई आएगा तो आप समझ जाएंगे कि पाई जो है एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर एक इरेशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर नहीं होता है। तो पाई को यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि पाई को सी अपॉन डी की फॉर्म में, सी जो है वो सरकमफ्रेंस है और डी जो है वो एक डायमीटर है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस और डायमीटर की फॉर्म में हम उसको, रेशो में हम उसको शो करेंगे। अब आगे ये कह रहा है कि दिस सीम्स टू कॉन्ट्रोडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल नंबर। तो जो अगर हम इसको पाई सी अपॉन डी की फॉर्म में लिखते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी नंबर जो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, वो एक रैशनल नंबर होता है। वहीं अगर हम यहाँ देखें तो ये एक बता रहा है कि जैसे कि हमें पता है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, तो ये बताना हमें कि हम इसकी कॉन्ट्रडिक्शन कैसे इसकी रिजॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। कि मैं आपको दोबारा से एक बार सही से समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ समझना ही है कि ये क्या बोल रहा है, सॉल्व करने वाला इसमें ऐसा कुछ है नहीं। सबसे पहले ये बोल रहा है कि एक पाई है जिसको रेशो में दिया गया है सी अपॉन डी की रेशो में। सी वहाँ पर सरकमफ्रेंस है और डी उसका डायामीटर है। तो सी अपॉन डी की फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ देखें कि सी अपॉन डी तो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में हो गया, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो गया। बट जैसे कि हमें सबको पता है कि पाई जो है, पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो इसी तरीके से हम इसको प्रूव करना है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है कि एक तरीके से तो हम कह रहे हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है, दूसरी तरफ से हम कह रहे हैं कि सी अपॉन डी की फॉर्म में दे दिया तो ये एक रैशनल नंबर है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, क्योंकि इक्वल टू का मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड पे जो नंबर होता है वो राइट साइड के इक्वल होता है। यानी कि लेफ्ट साइड पे अगर रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो राइट साइड पे भी रैशनल नंबर होगा या फिर इरेशनल नंबर होगा। रैशनल होगा तो रैशनल, इरेशनल होगा तो इरेशनल। तो इसी को हम, इसी कॉन्ट्रडिक्शन को हमें इसको सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। हमें ये देखते हुए पता लग रहा है, क्योंकि एज हम लिखेंगे एज पाई इज एन इरेशनल नंबर। सो हम ये कह सकते हैं कि जो सी अपॉन डी है, यहाँ पर वैल्यू तो दी नहीं है, तो इसमें से कोई ना कोई एक नंबर इरेशनल होगा। या तो सी इज आइदर देन इज आइदर सी और डी और बोथ। would be an irrational number।
तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि या तो इसमें जो सी होगा या तो वो इरेशनल होगा, या फिर डी इरेशनल होगा, या फिर इन दोनों में से ये दोनों ही इरेशनल नंबर है, तभी ये हम इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में दिखा पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हम बस हमें यही प्रूफ करना था कि क्या ये सी डी की सी अपॉन डी की फॉर्म में है, तो कैसे एक पाई जो है वो रैशनल नंबर हो सकता है। तो इसमें ये हो ही नहीं सकता क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है, तो या तो सी इरेशनल नंबर होगा या फिर डी इरेशनल नंबर होगा या दोनों ही इरेशनल नंबर होंगे, तो उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही कर रहा था। तो चलिए अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ये क्वेश्चन मैंने आपको 1.1 में भी कराया था। एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमें रूट 5 को नंबर लाइन पे दिखाना था। तो ये क्वेश्चन सेम ही है आपको इसके अंदर कुछ और नहीं करना, आपके अंदर आपको इसमें सेम वैसा ही काम करना है, लेकिन क्योंकि पॉइंट में नंबर आ गया है तो इसको यूज़ तो हमें पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ही करना है, लेकिन इसको हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसके लिए मैं पेन एंड पेपर यूज़ करूँगा क्योंकि यहाँ पर मैं इसको बना पाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर मैं स्केल यूज़ नहीं कर सकता। बाकी मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया दे देता हूँ कि आपको इसको करना कैसे है। आपको सबसे पहले 9.3 की एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद में ये यहाँ तक 9.3 हो जाएगा, तो यहाँ पर A हो जाएगा और यहाँ पर B हो जाएगा। उसके बाद में आपको एक और सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, उसको C देना है। तो 9.3 और 1, इसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरी लाइन का हाफ, यानी कि आपको एक सेंटर पॉइंट निकालना है। आई होप आपको आता होगा। आपको क्या करना है, अपना सर्कल, अपना जो कंपास है उसको हाफ से ज़्यादा खोलना है। ये जैसे कि ये हाफ पॉइंट है तो आपको हाफ से ज़्यादा खोलना है। हाफ से ज़्यादा खोलने के बाद में आपको इधर रखना है, इस वाले पॉइंट पे रखना है, और यहाँ रख के आपको एक ऊपर आर्क लगानी है और एक नीचे आर्क लगानी है। ठीक है, तो आपको इसमें एक ऊपर आर्क लगानी है और एक नीचे आर्क लगानी है। इसी तरीके से इस पॉइंट पे रख के एक ऊपर आर्क लगानी है और एक नीचे आर्क लगानी है, और फिर इस पूरी लाइन को आपको मिला देना है। तो उसके बाद आपको ये एक सेंटर पॉइंट मिलेगा। उस सेंटर पॉइंट पे रख के आप इस पर एक सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे। तो हाफ सेमी सर्कल आपको इस पर ड्रॉ करना है। आपको ड्रॉ करने के बाद में आपको पॉइंट यहाँ रखना है। ठीक है, यहाँ रखना है, ये यहाँ रखना है आपको पॉइंट, और स्केल लेके इसकी एकदम स्ट्रेट आपको एक लाइन डालनी है। लाइन डालने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास में एक नंबर बनेगा। तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला, ये रूट 9.3 है। तो ये है इस क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन कराया था, पाइथागोरस की फॉर्म यूज़ करते हुए आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी वैसे ही करना है। अगर किसी के क्वेश्चन ये वाला समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, या आप मुझे ग्रुप में बोल सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया। मैं आपको फिर पेपर पेन यूज़ करते हुए बताऊंगा। आइए दोबारा बताता हूँ मैं इसको करना कैसे है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप 9.3 की एक रेखा खींचेंगे। रेखा खींचने के बाद में 9.3 ये एक आपको लाइन खींचनी है। उसके बाद आप इधर नंबर इसको नेमिंग करेंगे, ये A और ये B। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक और सेंटीमीटर की आपको लाइन खींचनी है, इसको C दे देंगे। उसके बाद ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के सेंटर का हमें पॉइंट निकालना है। सेंटर का पॉइंट निकालने के लिए आपको पता है कि जब भी मैं कंपास के थ्रू किसी लाइन का सेंटर निकालना होता है तो मैं क्या करता हूँ, पहले कंपास को यहाँ रखता हूँ, इस पॉइंट पे रखूँगा और आधे से ज़्यादा खोलूँगा, हाफ से ज़्यादा खोलूँगा, एक ऊपर आर्क लगाऊँगा और एक फिर नीचे आर्क लगाऊँगा। इसी तरीके से इस वाले पॉइंट पे रख के फिर ऊपर आर्क लगाऊँगा और एक नीचे आर्क लगाऊँगा। उसके बाद में मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन। ये लाइन ड्रॉ जब होगी तो एक बीच में आपको नंबर मिलेगा, ये वाला नंबर मिलेगा। तो ये वाला नंबर मिल गया आपको। अब आपको क्या करना है, आपको इधर अपना कंपास रखना है
और यहाँ तक स्केलिंग करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्केलिंग करनी है। स्केल पे नाप के आपको इसको यहाँ से एक जब आप सेमी सर्कल बनाएंगे तो आपका कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, सेमी सर्कल बनेगा। उसके बाद आपके पास ये वाला पॉइंट है, उसके बाद आप स्केल लेके इस वाले को नंबर देंगे और इसको ओ दे देंगे। तो ये वाला जो बना है, ये वाला जो बना है, ये एक आपका पाइथागोरस की फॉर्म में बन गया है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये आपका 9.3 है। तो इसी तरीके से आपको सारे ही करने हैं। आपको सबसे पहले एक 9.3 बनाना होता है, उसके बाद 1 बनाना होता है हाफ करने के बाद में। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन सभी होते हैं। 1.1 में एक क्वेश्चन मैंने कराया था, आई होप आपको वो भी समझ आया होगा और ये भी समझ आया होगा। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है आपके, क्योंकि मैं इसके अंदर कंपास और स्केल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कंपास स्केल से ही यूज़ करके इसको बनाएंगे तो आपका परफेक्ट शेप आएगा और परफेक्ट नंबर आपको मिलेगा। तो ये था नंबर 4 क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको डिनोमिनेटर के जो नंबर है, एक न्यूमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर पे जो नीचे वाला नंबर जो होता है, हिंदी में हम उसको अंश और हर कहते हैं, अगर हिंदी में अगर किसी को करना हो तो हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाले नंबर को हमें रैशनलाइज करना है, उसको सॉल्व करना है। रैशनलाइज कैसे होता है नंबर, जो भी नंबर होता है डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई लगा के एक ऊपर मल्टीप्लाई, यानी कि ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है न्यूमिनेटर वाले नंबर से, और डिनोमिनेटर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे होता है। तो 1/7, तो रैशनलाइज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला जो नंबर है इससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड रैशनलाइज। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। रैशनलाइज करना ये होता है। अब आपको ये बता दूं मैं, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर आपके ऊपर नीचे यूज होते हैं, यानी कि नंबर जब यूज़ करते हैं तो इसी तरीके से यूज़ होते हैं। तो हम ये देखेंगे जब भी दो नंबर एक जैसे हो नीचे, यानी कि √7, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि किसी एक रूट वाले नंबर की दूसरे रूट वाले नंबर से जब मल्टीप्लाई होती है तो वो मल्टीप्लाई ही होती है, ठीक है। जैसे कि 2 3 6 होता है, लेकिन रूट नहीं हटता है। तो यहाँ पर जब नंबर सेम होगा, यानी कि √7 से जब मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास में √49 आएगा। और √49 का जैसे कि इससे इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो रूट तो लगा रहेगा और 49 आएगा। तो अब मुझे बताइए 49 का रूट कितना होता है, 7। तो एक तो लास्ट जो मैंने कल क्लास में बताया था, कल वाले लास्ट उसमें वीडियो में मैंने जो आपको बताया था, यानी कि √2 की √3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट ही लगा रहता है, रूट हटता नहीं है। तो यहाँ भी रूट लगा ही रहेगा, लेकिन 7 हो जाएगा 7, क्योंकि 49 आ गया। 49 का रूट कितना होता है, 7। तो इसमें आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे। तो ये आपका आ गया 49 और ये आ गया आपका 7, ऊपर √7 ही चलेगा, √7, क्योंकि √7 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो √7 आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। आइए सेकंड पार्ट को देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ जब तक। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आपको रैशनलाइज करना है बस, और रैशनलाइज करने के लिए बहुत ईजी तरीका ये ही है। अब सेकंड क्वेश्चन कहता है 1/√7 - √6। रैशनलाइज जब हम करते हैं तो हम नीचे वाले नंबर को ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब दो नंबर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दो नंबर है हमारे पास में, ये √7 - √6, तो ये जो बीच में इसके जो साइन है ये ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इसमें साइन चेंज हो जाता है। प्लस का है तो माइनस हो जाता है, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको रेड से करता हूँ, √7 + √6 और नीचे भी √7 + √6। अब मैंने अभी आपको बताया मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है a² - b²। तो उसमें जब हम उसको ओपन करते हैं तो एक बनता है a² - b²। इसको जब हम ओपन करते हैं तो एक प्लस का बनता है और एक
माइनस का बनता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और ये फॉर्मूला बहुत इजी है, आपको याद भी रखना है। एक होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर नहीं है, इसको कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। होल स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो फॉर्मूला अलग है और ये वाला फॉर्मूला अलग है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये दो अलग अलग है। आइए देखते हैं आगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला नंबर तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर तो कोई चेंजेस होगा नहीं, तो ऊपर यही आएगा। और नीचे मैंने अभी आपको जैसे बताया वैसे ही ये वाला आएगा। 7 स्क्वायर माइनस है तो माइनस ही लगा रहेगा, हमेशा माइनस का ही फॉर्मूला होता है, रूट 6 स्क्वायर। अब जब ये स्क्वायर होगा तो क्या होता है, 2 से स्क्वायर कट रूट कट जाता है। तो अब हमारे पास आंसर क्या बनेगा, रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 7 माइनस 6, तो हमारा आंसर क्या आएगा, रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 1, तो हमारा आंसर आएगा रूट 7 प्लस रूट 6। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में जो दूसरे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ताकि वो भी इसको ईजिली समझ के उनका भी थोड़ा भला हो जाए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है या पीछे किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए यही, थैंक यू।